पेश है गुड मॉर्निंग JNK। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम के आज के शुमारे में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी, हाज़िर खिदमत। और आज इस प्रोग्राम में मेरा साथ दे रही मेरी साथी, जी हाँ, इकरा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? अल्लाह का करम। इकरा कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोडसुते मुबारक शीनुक बह रहा मुबारक तेल ये बह वुचा श्रीनगरस मगर श्रीनगरस मे वनकस कुछ जाए शीन ब्रट ग तो अस वुच कि अल्लाह ताला कुन लाख लाख शुक्र कि आंधियों के बाद हमने सफ़ेद रहमत का नज़ूल देखा। हालांकि चुनिंदा अजला ही देखे वहाँ हमने सफ़ेद रहमत का नज़ूल देखा, लेकिन श्रीनगर चूँकि ऐसे रात वुछान जब विजुअल्स हम तक पहुँचे इंसान रश कर रहा था कि काश हमारे यहाँ भी इतनी है ना। और इसके साथ साथ सोशल मीडिया पर मीम्स काफ़ी आए, बिल्कुल वो ये कि श्रीनगर स्पून शीन की हिंदन। तो नाज़रीन मोहतरम, दिल छोटा ना करें, श्रीनगर में जो लोग आबाद है वो दुआ करें, इंशाल्लाह ये जो सफ़ेद रहमत का नुज़ूल है हमारे यहाँ भी देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। बेशक इंशाल्लाह। और कभी भी आप कभी नाउमीद ना हुआ करें, अल्लाह ताला से आप उम्मीद रखें, उनका दामन थामे रखें, उम्मीद का दामन आप थामे रखें। अल्लाह ताला कभी भी हमें नाउमीद नहीं करते और हमारी दुआओं में इंशाल्लाह असर ज़रूर होगा। हम भी दुआ करेंगे क्योंकि आने वाले कुछ दिनों बाद बताया ये जा रहा है कि फिर से एक छोटा सा स्पेल है बर्फबारी का, और हम उम्मीद ये लगा के बैठे हैं कि हमारे शहर श्रीनगर में भी ये सफ़ेद चादर बिछ जाएगी तो आहिस्ते आहिस्ते तमाम साइडों शीन तो तम पत कर बेक्रस बे एक मुबारक तम साथ रेडी करन। अच्छा तबरेज़ भाई, आपको कुछ अजीब बात नहीं लगी इस बार जो हमें देखने को मिली? श्रीनगर के पेरिफेरीज में हमने बर्फ देखी, हल्की ही सही, मुख्तलिफ अजला में भी हमने, आप यूं माने इंसान की हाइट जितनी बर्फ देखी। बिल्कुल हमारे यहाँ श्रीनगर में बहुत बिल्कुल बहुत देखने को भी नहीं मिली, ना के बराबर। तो ये आप क्या समझते हैं जब हम इस देखते हैं बतौर बाशूर शहरी, अब वो क्या लगता है कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? तो कुदरती निज़ाम है ही, इसके साथ साथ निज़ाम तो है, उसका तो कोई उसमें शक नहीं है, लेकिन निज़ाम के साथ साथ जो अल्लाह ताला ने हम पे जिम्मेवारियाँ रखी थी, हमने वो जिम्मेवारियाँ नहीं उठाई। दपान बोजान पुरान मिसाल अक्सर कत कर यह शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाह अलैह सुन फरमान कि अन पोश तेल वन पोश अत वन सिट सिट तो तम पत कित पे एक्सपेक्ट कर कि अन आस। पानी का जो मामला है ये बहुत ही दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है, खस्ता होता जा रहा है। वजह हम हैं, हमने जंगलों की बेतहाशा कटाई कर दी। हम आज देखते हैं हमारे शहर श्रीनगर में बारिशें तो हुई, लेकिन बारिश के साथ साथ जिसकी उम्मीद हम लगा के बैठे थे कि बर्फ़ होगी, तो यकीन मानियो ये बह काल यु रूद लोगुत हवा वारिया तेज, छत वड़े वारिया नुकसान गो। तुम करो यकीन बह तस प्यारान कि सुबह यम सात नंद्र वथो तो ये पर्द खोलो दार बुजुर्ग वन कि यह सिर आसान तो यम सात आज वुचान कि नजर काफी ज्यादा तिकाज कि सोशल मीडिया पे काले खोतमुत बिल्कुल बिल्कुल सोशल मीडिया खैर सोशल मीडिया से वारिया फायदे थे मगर क्या नुकसानात तिस ब्रोह काले दपान शीन यम सात ओस आसान लुक अंदाजन वनान कि आज लोगन वन ये बनो मौसम वन पे शीन वन सोन महकमा मौसमियात गोड़े सान अनाउंसमेंट्स कर, हालांकि यम लट गई वारिया पेशन गोई यम आस तम द्राय न पूर कह, मगर
येमलेट पोजीशन को ये सगे कुन हदस तम और इसका सब इंतजार कर रहे थे और ये सारे मामला जो है अल्लाह ताला के हद इख्तियार में, उनके पास भी बस आलात ही है, वो उससे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कैसा रहेगा आने वाले दिनों में मौसम। तो इसमें हमने मगरिबी हवाओं की मुदाखलत से ये बर्फबारी देखी अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, मौसम के हवाले से और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात जिसका हमारे नाज़रीन को इंतजार होता है वो मालूमात आप तक पहुँचाते चले। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त जो बताया जा रहा है लाइव करंट टेम्परेचर यहाँ का है वो -6 डिग्री सेल्सियस है। अब श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा 7 डिग्री सेल्सियस और कम से कम 0 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्को है। जम्मू की ओर रुख करें तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। अब हम अपने शहराओं की ओर, रास्तों की ओर आते हैं तो मुझे परवीन शाकिर साहिबा का वो खूबसूरत सा शेर याद आ रहा है कि क्या चल सकेंगे वो जिनका फ़कत मसला ये है कि जाने से पहले रखते सफ़र जाना चाहिए। तो कई सारे दोस्त जो इस वक्त देख रहे हैं उनके जहनों में भी एक खाका होगा कि शायद आज रास्ता जो है या NH44 है, ट्रैफिक क्लियर थ्रू है, नहीं बंद है, क्योंकि मैंने सुबह उनसे रब्ता किया तो उन्होंने बताया कि फ़िलहाल स्नो एक्यूमुलेशन की वजह से रास्ता बंद है, वो मुगल रोड हो व SSG रोड हो, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर काम शद्दोमद से जारी है, रास्ते को बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। वही दरख्वास्त कि रखते सफ़र बांधने से पहले एक मरतबा आप ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से रब्ता ज़रूर कायम करें। नंबरात आपकी स्क्रीन पर इस वक्त दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि इस अपडेट का हमारे नाज़रीन को बड़ा इंतज़ार रहता है और मेरे बचपन से ही मैं अगर बात करूं तो रेडियो पे कही हुई बात या टेलीविज़न से कही हुई बात एक देखने वाले के लिए, एक सुनने वाले के लिए ऐसा होता था कि ये बात बिल्कुल मुकम्मल है, इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है गलती की। इसलिए हम भी कोशिश यही करते हैं, जब भी कोई अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम वो पूरा अपडेट पहले कंफर्म करते हैं, तब जाके आप तक लाते हैं वो अपडेट। हालांकि आजकल सोशल मीडिया पे अपडेट्स आते रहते हैं, लेकिन हर कोई अपडेट एक्चुअल नहीं होता, सही नहीं होता। कल से हमने बहुत सारे वीडियोस देखे जिसमें शहर श्रीनगर के वीडियोस दिखाए गए कि बर्फबारी शुरू हो चुकी है शहर श्रीनगर, लेकिन फाइनली जब हमने देखे वो वीडियोस पुराने थे। और एक वीडियो मैंने देखा तबरेज भाई, इंडोनेशिया का वीडियो था जहाँ आंधी काफी ज्यादा थी, तो ये बताया गया कि ये त्राल का कि कोई एक मखसूस इलाका है हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर का। जी, वेरी अनफॉर्चुनेट। ये ही अनफॉर्चुनेट है कि हम सिर्फ अपनी लाइक्स के लिए, हम अपने सोशल मीडिया की जो रीच बढ़ाने के लिए हम बाहर से उठा के वीडियो डाल देते हैं, लोगों को हम उसमें वो फेक न्यूज़ दिखाकर तज़ज्जुब पैदा कर देते हैं, उससे बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बराए करम ऐसा ना करें, आप सच दिखाएं और सच की बुनियाद पर ही अपने जो हैं व्यूज़ बढ़ाएं, अपनी रीच है उसको बढ़ाएं। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर रुकना पड़ेगा एक वक्फे के लिए, वक्फे के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग JNK। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा, 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 अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। खाइबर OPC ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। गरम चाय की चुस्कियों के साथ एक मरतबा फिर से आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मैं हूं आपकी होस्ट दोस्त इकरा आखून, आज तबरेज़ भाई के हमरा और मौसम और ट्रैफिक के हवाले से ज़रूरी मालूमात और कुछ बुनियादी बातें जो हम प्रोग्राम के आगाज़ में ही अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। इसके साथ साथ हम अखबारात की सुर्खियां भी अपने नाज़रीन तक पहुंचाते हैं। शुरुआत तबरेज़ भाई करेंगे। चलिए ठीक है, मैं ही शुरू कर देता हूं। तो पहली खबर मेरे हाथ में एक उर्दू रोजनामा और खबर कुछ इस तरह, बड़ी प्यारी सी खबर लिखी है। भारी बर्फबारी में जम्मू व कश्मीर पुलिस अवाम की मदद में पेश। बड़गाम में हामिला खातून और खाना बदोश खानदानों को बचा लिया। बहुत अच्छी खबर जी। मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामा ही है और इस रोजनामे से आप तक ये अहम सुर्खी पहुंचाते चलें। जम्मू और कश्मीर में यौम जमहूरिया की तकरीबात के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजाम, पुलिस और नीम फौजी दस्तों की मजबूत तैनाती के साथ मरकजी और मकामी तकरीबात को महफूज बनाया जाएगा। IG कश्मीर जी। मेरे हाथ में अंग्रेजी रोजनामा और खबरें दो इसमें से। पहली, गवर्नमेंट कमिटेड टू स्ट्रेंथन हेल्थ केयर इंफ्रा इन JNK, सकीना इतू का बयान। और इसी अखबार से वी द पीपल बॉटम में लिखा हुआ है, अपवर्ड ट्रेंड्स इन हार्ट अटैक्स इन एट्रीब्यूटेड टू लाइफस्टाइल एंड डाइटरी पैटर्न्स, सो मास अवेयरनेस एंड रिक्विजिट हेल्थ केयर फैसिलिटीज नीड एक्सेसिबिलिटी टू पेशेंट्स इन कश्मीर जी।
मेरे पास मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा है। कहीं ना कहीं इस खबर में मैं अब सार्काज़म देख रही हूँ श्रीनगर के, और वो ये कि करना रिकॉर्ड्स रेयर स्नोफॉल आफ्टर 2 डेकेड्स। करना में भी 2 दहाई के बाद अब बर्फ हुई, लेकिन श्रीनगर में अब तक नहीं। उम्मीद है कि हो जाएगी इंशाल्लाह, हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। मेरे हाथ में उर्दू रोज़नामा और खबर कुछ इस तरह से कि बिजली का बड़ा मामला ख़राब रहा जब ये हवाएं चली, बर्फ़ से पहले ही हवाएं, हालांकि बर्फ़बारी में तो उतना प्रॉब्लम नहीं रहा, लेकिन हवाओं की वजह से जो बिजली डिस्टर्ब रही उसने बड़ा परेशान किया लोगों को। बहुत सारी छतें उड़ गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो इसी हवाले से खबर कि पूरा बिजली निज़ाम दरहम बरहम, महकमे ने एडवाइजरी जारी कर दी, बिजली की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला जी। और जिस तूफ़ानी आंधी की आप बात कर रहे हैं, इसी हवाले से एक मकामी उर्दू रोज़नामे में ये खबर दर्ज है, पीर पंजाल के आर पार तूफ़ानी आंधी से तबाही मच गई, छत उड़ गए, बिजली पोल उखड़ गए, इमलाक को भारी नुकसान, 4 ज़ख्मी। मेरे हाथ में उर्दू रोज़नामा और उसकी खबर मौसम से ही जुड़ी हुई कि भारी बर्फबारी की वजह से कम रोशनी का शाखना, श्रीनगर हवाई अड्डे से तमाम परवाजें मनसूख, कोई भी उड़ान न भर सकी जी। और आजकल हमने देखा कि आज जो जितने भी अखबारात हमारे पास हैं इनमें तकरीबन मौसम के हवाले से ही खबर शाया हुई है। तो मेरे पास ये मकामी अंग्रेज़ी रोज़नामा, इससे भी ये अहम खबर सुनिएगा, कश्मीर ड्रेप्ड इन वाइट, पावर सप्लाई ट्रांसपोर्ट डिसरप्टेड, सीएम उमर ऑर्डर्स रिस्टोरिंग पावर सप्लाई, रीओपनिंग रोड्स जी। मेरे हाथ में आखिरी रोज़नामा, ये अंग्रेज़ी रोज़नामा, इसकी 2 खबरें आप तक पहुंचाना चाहेंगे। पहली, मल्टी लेयर सिक्योरिटी इन प्लेस अक्रॉस कश्मीर फॉर पीसफुल रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। इसके साथ में दूसरी खबर जो बहुत ही अहम खबर है और जिस पर सभी हमारे नाजरीन की भी और सभी बाशिंदों की, जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की नज़रें गड़ी हुई हैं, वो ये कि सीएम चेयर्स प्री बजट कंसल्टेशन मीटिंग विद स्टेक होल्डर्स इन श्रीनगर। हम सब लोग जानते हैं कि कुछ ही दिनों में बजट पेश किया जाना है और सीएम ने कल इस पर एक मीटिंग ली, स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करी। इस पर हम और भी बात करेंगे। फिलहाल आखिरी रोज़नामा इकरा के हाथ में। आखिरी रोज़नामा, इस सेगमेंट का आखिरी रोज़नामा मेरे पास है मकामी उर्दू रोज़नामे से। ये खबर सुनिएगा, किसानों की फलाह व बहबूद से मुतल्लिक़ वादे और पानी से मुतल्लिक़ इक़दामात वाकई काबिल सताइश। भारत हमेशा ज्ञान युग के रास्ते के लिए वक्फ रहा है। सनतों को समाजी खिदमत के तय अपनी जिम्मेदारियों को मुसलसल बढ़ाते देखना बहुत मुतासर कुन। वज़ीर आज़म मोदी जी। तब्दील। तो इस तरह से हमारे अखबारों की सुर्खियाँ मुकम्मल हुई। और नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि हम हर शुमारे में, गुड मॉर्निंग जिनके के हर शुमारे में हम एक ख़ास मेहमान से मुलाकी होते हैं। हम कोशिश करते हैं ख़ास मेहमान से मुलाकात करने की, आपको उनसे मिलवाने की। और जैसा मैंने एक आखिर पर रोज़नामे से खबर पड़ी थी कि बजट को लेकर कल एक प्री बजट एक कंसल्टेशन हुई, स्टेक होल्डर्स के साथ बात हुई और उसमें एक शख्सियत तशरीफ़ फरमा थे और उन्हीं ही आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है। नाम है सैयद शकील कलंदर साहब। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज कश्मीर। कलंदर साहब, आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत इस्तकबाल। आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको ये ठंड, ये बारिशें और उम्मीद बर्फ की बहुत 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 मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। वाकई इसका इंतज़ार था जी और आखिरकार हो ही गया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। और अभी बहुत कुछ होना बाकी है। काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद, ड्राई स्पेल टूटा, लेकिन उसके बावजूद अभी हम बर्फ़ की उम्मीद लगा के बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि बर्फ़ भी हो जाएगी इंशाल्लाह। जिस तरह से दुआएं कर रहे थे लोग कि ये स्पेल टूटे, स्पेल टूट गया, अब बर्फ़ की दुआ है तो इंशाल्लाह हमें मज़ाफ़ात में जितनी बर्फ़बारी हुई है उससे वाकई एक उम्मीद बन गई है कि आइंदा जो हमारा मौसम गर्मा होगा वो ठीक खुशाइंद निकलेगा, खुशाइंद होगा इंशाल्लाह। हमें वही उम्मीद है। और इसी हवाले से हम बात करें कि अब की बार ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि जो बजट पेश किया जाएगा जी उसकी वजह से भी हमारा साल जो है वो खुशाइंद निकलेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले शुरुआत करें तो बजट एक आम इंसान के लिए क्या माने रखता है? क्या होता है बजट एक आम इंसान के लिए? देखिए, बजट एक गोशवारा होता है। आम जो उसमें लैंग्वेज में अगर हम कहें, एक गोशवारा होता है आमदन और अखराजात का। और इसमें अगर हम पहले घरेलू सतह पर देखें तो हम अपना घर का बजट भी बनाते हैं। जिस तरह हमारी आमदन होगी उसी के मुताबिक हम अपने अखराजात को अंजाम देते हैं। सबसे पहले जो ज़रूरी अखराजात होते हैं उनको अलग किया जाता है, जिसमें अपनी राशन है, घर का जितना भी जो इस तरह के अखराजात होंगे, बच्चों का फ़ीस या इस तरह के जिनको आप टाल नहीं सकते हैं, सबसे पहले वो करते हैं।
उसके बाद अगर आपके पास कुछ रकम बच गई तो आप सोचते हैं कि अब एक कमरा और बना लेंगे, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो जो पहले जो लाजमी तौर पर आपको अंजाम देना होता उसको हम स्टेट के हवाले से या कंट्री के हवाले से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नाम दे सकते हैं, यानी जिनसे आप इनहराफ नहीं कर सकते हैं, वो अखराजात आपको अंजाम देना ही होंगे, जो प्रायोरिटी में, जो प्रायोरिटी मतलब जो ज़रूरी हैं। अब ये बजट जो है इसी तरह रियासती सतहों पर और फिर मुल्की सतह पर बनाया जाता है। जो रियासती सतहों पर होता है तो उसके अपने तरीके होते हैं, लेकिन अगर हम पहले बात करें मुल्की सतह पर, तो हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा विशाल जो है देश है, मुल्क है, लेकिन उसमें जो पिछले साल का बजट अगर हम देखें, अभी अगले साल का क्या होगा वो फरवरी में ही पता चलेगा कितना हो जाएगा, लेकिन 50,65,000 करोड़ का बजट हुजूम के एतबार से बहुत बड़ा बजट है। लेकिन जितनी आबादी है और जितनी रियासतें फेडरेशन से जुड़ी हुई हैं, उसके हिसाब से अगर हम इंटरनेशनली देखें उसका कंपैरिजन करें तो कम है, लेकिन फिर भी 50,65,000 जो करोड़ है वो बजट आया, बहुत बड़ा बजट आया। और उसमें जो है फिर उनके अखराजात जो होते हैं, तो सबसे पहले जो उनके अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो निकाल के उसके बाद अलग अलग लोकेशंस होती हैं, उसमें एक खासा हिस्सा जो है डिफेंस के लिए, क्योंकि मुल्क की जो है पहले सिक्योरिटी का निज़ाम देखना होता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी के लिए जो है डिफेंस बजट जो है एक खासा उसके लिए रकम दी जाती है। और फिर जो ये आमदन है तो उसमें एक बड़ा हिस्सा जो है स्टेट्स को डेवल्यूशन के तौर पे दिया जाना ज़रूरी है। जैसे आप टैक्स ले रहे हैं 28 लाख करोड़ के करीब जो है टैक्स, उसके आसपास जो पिछले साल का था, उसमें 14 लाख करोड़ जो है वो रियासतों का हक है, क्योंकि आपको पता है अभी हम जीएसटी दौर से चल रहे हैं और इसमें दो होती हैं जो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है सेंट्रल जीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। तो वो डेवल्यूशन जो है स्टेट्स को देना होता है, 14 लाख करोड़ तो उनको वैसे ही देना है। और उसके बाद ग्रांट इन एड स्टेट्स के लिए और बाकी अखराजात। तो मैं कह रहा हूँ कि जी 50 लाख करोड़ में भी उनको कम पड़ गया जितना उनकी आमदन आई मुल्की सतह पर, और फिर उसको कैसे भरपाई करते हैं, वो कर्जा लेते हैं। और कर्जा लेते लेते जो है पिछले लोगों ने जो लिए, पिछली हुकूमतों ने जो कर्जा लिया चलता जा रहा है, उसको फिर सर्विसिंग करनी होती है, उसका इंटरेस्ट भरना होता है या उसकी किस्तें भरनी होती है। तो 1/4 हिस्सा जो है बजट का, अगर 50 लाख करोड़ का है, 1/4 हिस्सा जो है वो सर्विसिंग में ही चला जाता है। उसमें जितना बचता है फिर वो उस तरह से खर्च करते हैं। और फिर लोगों के लिए जो है कोई फलाही जो है स्कीमें लाते हैं, जिसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें कहते हैं, कि ये जी रोज़गार के मौका फराहम करने के लिए स्कीम है, इसको हम करेंगे। जैसे नरेगा था पहले रोज़गार देने के लिए, अब उसको जी राम जी स्कीम का नाम दिया गया है बदल के। और इसी तरह के जो और स्कीमें हैं जो रोज़गार के मौका आपको पैदा करें, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाए, या फिर दूसरे ऐसे अमूरात पर उनकी निगरानी हो, मेडिकल केयर हो या फिर जो एजुकेशन के तहत उस तरह के कामों पे, उसके उमूरात पर वो अखराजात करते हैं। अगर हम इस जम्मू कश्मीर की बात करें, और जम्मू कश्मीर का इन्हिसार आज की तारीख में ज़्यादा सेंट्रल डेवल्यूशंस के ऊपर ही हैं। अगर हम पिछले साल का बजट, मतलब रवां साल का बजट जो है, अभी पिछले साल का नहीं, तो अभी रवां साल का जो बजट है जिसको पिछले फरवरी में पास किया गया था, वो 1,12,000 करोड़ का बजट था हमारा। और उसमें जो हमारी सेंट्रल जो डेवल्यूशन है, फंडिंग जो है वो 54,000 करोड़ के करीब थी, आसपास थी। मतलब इन्हिसार मुकम्मल तौर पर उसी पे। और हमारा अपना जो आमदन है जम्मू कश्मीर में वो 31,000 करोड़ है, जिसको कुल मिला के ऑन रेवेन्यू जो है, जिसमें आपका जीएसटी का हिस्सा जो भी मिलता है वो भी उसमें शामिल है। और फिर 1,12,000 करोड़ में आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
यानी जिसको लाजमी तौर पे अखराजात खर्च करने हैं, और जिसमें आपका 35% टोटल बजट का 1,12,000 का वो सिर्फ सैलरीज और पेंशन में चला जाता है मुलाजमीन की। अच्छा। तो उसके बाद जितना रहता है 10% आपका जो है वो इंटरेस्ट में चला जाता है, क्योंकि हमने जितने कर्जे उठाए हैं उसकी सर्विसिंग के लिए 10% बजट का जो है 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास वो उसमें चला जाता है। और फिर ले दे के जो अब हमारे पास जो बच जाता है पैसा, कर्जा लेके भी, मजीद कर्जा लेके भी हम जो पैसा लेते हैं जिसमें हम कैपिटल रसीट्स कहते हैं, उसका नाम है, 4 मद होते हैं, रेवेन्यू रसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बजट में 4 मद होते हैं। रेवेन्यू रसीट्स होते हैं कि हमारे पास इन चारों मदों पे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ नाज़रीन मोहतरम हमें रुकना पड़ेगा एक और वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत जारी है आज के हमारे मेहमान सईद शकील कलंदर साहब से। तो आप कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। बेग फिर तुस खुशावे तु वुचान पन मन पसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के। अजकिस यथ प्रोग्रामस मज बजट के हवाले कत करान। बजट युस जन अख आम इंसान यम आय हेक समझ तन जन सन मेहमान सईद शकील कलंदर सब वनुक ताम अत पे पूरे पे यम जन रोशनी त्रावान कि बजट दरअसल छु क्या। अगर आम इंसान समझो सो गो ये अस निश सैलरी आसान या इनकम आसान, ये वुचुन कि कित कट खर्च करुन, यम ब्रोह यह सोचो कि ये सोरे युत जन अस कमोमुत यह गो कोत। तो काइंड ऑफ इसके लिए बाकायदा एक प्लान होता है। ये छोटी लेवल पर इसी तरह से यूनियन बजट पेश होता है जो कि बड़ी लेवल पे होता है, मुल्की सतह पर होता है। यूटीज़ और स्टेट वगैरह इस लेवल पर जहाँ यूटीज़ में लेजिस्लेटिव असेंबली हो तो वहाँ पर भी इस तरह के मामला होते हैं। यानी कि बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा इस नाम से दर्ज है। बजट का तो तबरेज़ भाई कोई जिक्र नहीं है इस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको दर्ज किया गया है। तो इसको हर साल फरवरी के माह में पेश किया जाता है पार्लियामेंट में, लोकसभा में। जी पढ़ रहा था पहली बार जब ये बजट का कॉन्सेप्ट आया है नीदरलैंड्स में शायद आया था 1572 के आसपास। मैं कल देख रहा था बिकॉज मेरे लिए भी एक तब नीदरलैंड ने फर्स्ट टाइम बजट पेश किया था और उसके बाद ये रिवायत चलती रही, फिर बाकी मुल्कों ने उसको अडॉप्ट किया और फिर वो चलता रहा और हमारे मुल्क में भी होता है। तथ मज असल चीज ये कैसा मतलब जन सन इलेक्टेड हुकूमत आसान चीज अकाउंटेबल आसान लूकन ब्रोट कने कि अस अगर पोंस छु जन टैक्स अस कलेक्ट कर या बाकी थ्रू जन रेवेन्यू आ ये कित कट करो खर्च कोत गस ये कित कन गो खर्च। बिल्कुल सही। आपकी और ही आएंगे जो 4 मत हम इससे पहले डिस्कस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर हमने एक वक्फा ले लिया, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। जी देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा था कि पहले तो हमने कंटूर्स ले लिए बजट कैसे हो गया, लेकिन अब मोटे मोटे तौर पे 4 मद होते हैं एक बजट में। एक होता है रेवेन्यू रसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है, तीसरा होता है कैपिटल रसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब ये आम देखेंगे आप, स्टेट का जो भी बजट आएगा उसमें ये 4 मद दिखाएंगे, या मुल्की सतह पर भी आएगा तो इस दिखाएंगे। तो रेवेन्यू रिसीट्स वो होते हैं कि जो आपकी आमदन होगी। हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम सुबह उठ के जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करते हैं और फिर शाम तक जितनी भी चीज़ें, जितने भी अशिया हम मतलब इस्तेमाल में लाते हैं उन पे हम टैक्स देते हैं। बिल्कुल। हर एक बंदा जो छोटे से छोटा होगा वो टैक्स दे देता है, और ये टैक्स जो है ये टैक्स कलेक्शन एज रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं। अच्छा। इसी तरह से गवर्नमेंट ने कहीं कहीं पे इन्वेस्ट किया होता है और इस इन्वेस्टमेंट का उनका डिविडेंड मिलता है या कुछ ऐसी जो आमदन आती है उसको भी नॉन टैक्स रेवेन्यू के तहत हम ले लेते हैं, और ये सारा मिल मिला के जो है एक रेवेन्यू रिसीट्स कहलाता है। यानी कि हमारे पास जी अब इतनी आमदन है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इस पर स्टेट में जो है, पहले स्टेट रियासी सतह पर या फिर मुल्की सतह पर
पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पहले पूरा करना होता है। जैसे मैंने कहा कि जो लवाजमात होंगे वो लाजमी तौर पे आपके अखराजात होना ज़रूरी हैं, चाहे आप कर्जा लेके भी करें तो वो करने, उनमें आपके मुलाजमीन हैं उनकी सैलरी देनी है, पेंशनर्स हैं उनका पेंशन देना है, आपने कर्जा पीछे से उठाया तो उसका इंटरेस्ट सर्विसिंग करनी है, और इस तरह के अखराजात जो है उनको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। यानी पहले हमारी आमदन कितनी आई और फिर उसमें से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो लाजमी तौर पे हमें करना है वो कितना हुआ, जो जितना बचेगा वो आपका वो जो है एक्सटेंशन देंगे। जो कोई फलाई स्कीम है, कहीं पे कोई रोड बनाएंगे, कहीं ब्रिज बनाएंगे, कोई वो चीज़ बनाएंगे, तो जिसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब आप ये है कि आपकी आमदनी अगर 100 रुपये है और इसमें से अगर 80 रुपये आपके चले जाते हैं सिर्फ इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, आपका पैसा बचा 20 रुपये या 10 रुपये, तो आप ये सोचते हैं कि जी भाई अब हम कहीं कहीं पे कुछ इंटरवेंशन करना चाहते हैं, एजुकेशन में हमें कुछ पैसे चाहिए, हमें अस्पतालों में सुधार लाने के लिए चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने या इस कुछ, तो भैया इसके लिए तो मेरे पास 30 रुपये होने चाहिए, तो 20 रुपये जो है वो कर्जा लेना था, और उसको हम कहते हैं कैपिटल रसीट्स। ये कैपिटल रसीट्स दरअसल जो है वो बोरोइंग्स होती है जो रियासत जो है और मजीद जो है लोगों के नाम पे कर्जा उठाती है। और फिर इसको कर्जा किन से उठाया जाता है? ये कर्जा मार्केट से उठाया जाता है, या फिर अगर कहीं से गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहीं पे पैसा देती है इस नाते कि आपको जी इसका इंटरेस्ट भी देना है और वापस भी करना है पैसा, तो इसको कहते हैं हम कैपिटल रसीद। जो भी है ये जो कैपिटल रसीद होते हैं ये दरअसल बोरोइंग्स होती हैं मेजर तौर पे, अगर मोटे मोटे तौर पे हम आम लोगों की जुबान में हम बात करें तो बोरोइंग के साथ जो अब हमारे पास पैसा बनता है उसको हम खर्च करते हैं। जैसे अगर हम रवा साल का बजट देखें, 1,12,000 करोड़ का बजट था जी, तो उसमें 97 जो 1000 हमारा रेवेन्यू रसीट्स थे, जिसमें सेंट्रल डेवल्यूशन भी है शामिल, 48,000 करोड़ का वो भी था। सेंट्रल का जो टैक्स का हिस्सा और फिर उनका जो डेवल्यूशन है रियासत ग्रांट वगैरह वो सारा मिल मिला के, यानी जिसको हमें वापस देना नहीं है उसको हम आमदन लेते हैं कि ये जी हो गया हमारा 97,000 करोड़। अगर वो है उसमें 97,000 में 79,700 दैट मीन्स 80,000 के करीब हमारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसमें एक खासा हिस्सा जो है हमारे इसमें जाता है सैलरीज में और पेंशन में और फिर इंटरेस्ट सर्विसिंग में और इस तरह के अखराजात में। तो फिर हमारा जितना बचा हमें और मजीद कर्जा लेना पड़ रहा है रवा साल में 14,000 करोड़ का। अच्छा। तब जाके हम कहते हैं कि जी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करेंगे 32,000 करोड़। यानी जो हमारा तामीराती कामों में पैसा खर्च होगा, जो हमारे फलाही कामों में पैसा होगा, या फिर हमारे इदारे चलाने के लिए एजुकेशन है, हेल्थ है, या इस तरह के सेक्टर जो है इनको चलाने के लिए 32,000 करोड़ रुपया इस सरकार ने रवा साल के लिए मुकर्रर किया हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उस कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो आप देखेंगे कि उसमें आपका जो है 13,000 करोड़ के करीब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें भी शामिल है। अच्छा। यानी जिनका अमल दखल इस सरकार को नहीं है, वो वहां से स्कीम आती है। जैसे आपके पावर सेक्टर में कोई स्कीम है, जहां नेशनल हाईवे बनाने का कोई उस तरह का रोड बनाने का या कोई और स्कीम जो है वहां से आके आती है, उसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें, जिनका अमल दखल वहां पे होता है, यहाँ नहीं होता है, ज़्यादा कंट्रोल वहां से होता है। गो कि यहाँ के इदारे ही उसका खर्चा करते हैं, लेकिन बचा के आपके पास अब 32,000 में से 13,000 निकालिए, कोई 18-19,000 का आपके पास पूरा पैसा है, जिसमें आपको तमाम लोगों को मुतमईन करना है, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को मुतमईन करना है। और फिर ये कहते हैं जी यहाँ कम मिला, वहाँ कम मिला, इस रीजन में कम मिला, उसमें कम मिला,
दरअसल आपके पास पैसा ही कम है। मेरा सवाल इसी से मुंसलिक है, जो कि मैं इससे पहले आम आदमी से मुंसलिक सवाल करना तो चाहती थी, लेकिन चूंकि अब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर केपेक्स की बात कर रहे हैं तो मेरे जहन में ये सवाल है, जहां एक तरफ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स की बात करते हैं टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी ओर हम कहते हैं जो पिछले बजट में यानी बजट जो 2025 में पेश हुआ, इसमें बात की गई कि फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, हमें ये देखना है कि किस तरह से इस डेफिसिट को हम कंट्रोल करें। ये खुद में एक कॉन्ट्रडिक्शन है, डोंट यू थिंक सो? क्या इस पर काम हुआ और किस तरह से और कितना, किस हद तक? देखिए, ये फिजिकल डिसिप्लिन तो हमेशा करना ही है जी। अगर आपकी आमदन 100 रुपये है, 100 रुपये ही खर्च करना है, 101 रुपये आप खर्च नहीं कर सकते। और ये हमारे घरों के अंदर भी ये तो हर जगह है, ये तो आम सी बात है। तो एक शोशा चला था बीच में, आपने भी पढ़ा होगा अखबारात में बहुत साल पहले, कि हम जी जीरो बजट ला रहे हैं। व्हाट इज दैट जीरो बजट? जीरो बजट तो जीरो होना ही है, आमदन जितनी होगी उतना ही खर्चा करना है, उसको जीरो कहेंगे कि हाँ नहीं जी हमारा कोई फिजिकल, ये जो आप कह रहे हैं, हमने प्रूडेंस लाई और फिजिकल डेफिसिट होने नहीं दिया, हमने जितनी आमदनी से ऊपर हमने खर्चा नहीं किया। ये एक प्रूडेंस है और ये स्कीम है डिसिप्लिनरी, और वो तो हुकूमत को करनी है, वो तो घरों में भी करनी है और मुल्की सतह पर भी करनी है। और इसकी तरफ से आम लोगों का ध्यान नहीं जाना चाहिए, आम लोगों का ध्यान जाना चाहिए कि हमारे पास 18,000 करोड़, इस सरकार के पास 18,000 करोड़ रुपए थे और कहाँ कहाँ इनको खर्च करें वही बताएं। और इसी पर जो है फिर मुशावरत होती है, हाँ जी कौन कौन से ऐसे इदारे हैं, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जो एस्पायर कर रहे हैं कि हमें भी दिया जाना चाहिए। हमें भी बजटरी एलोकेशन, जिसमें जो है मुशावरत, जो अभी आप बात कर रहे थे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने जी मुशावरत की स्टेक होल्डर्स के साथ कि हाँ कहाँ किसका जो है एस्पायरेशन क्या क्या है इस बजट में, क्या चाहते हैं वो। तो ये चीज़ें जो है, लेकिन उन सारी स्टेक होल्डर्स को छोड़ के भी पहले हुकूमत को देखना है कि जिन अमूरात पर खर्चा करना बहुत लाजमी है वो सबसे पहले करना पड़ता है। तो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं, नहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो करने ही करने, मैं कह रहा हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर में भी जहाँ जहाँ बहुत ज़रूरी है, कोई प्रोजेक्ट्स हमने उठाए हैं कंस्ट्रक्शन के, वो अधूरे पड़े हैं, उसको पैसा देना ज़रूरी है कि ताकि उसको मुकम्मल किया जाए। ऐसे नहीं छोड़ सकते, कोई ब्रिज बन रहा है आधे नहीं आधा नहीं छोड़ सकते, उसको पैसा देना है। तो आपको PWD में वो पैसा देना है, आपको दूसरे इदारों में वो पैसा देना है जहाँ पे इस तरह के अखराजात अभी उठाए गए, मतलब जो स्कीमें उठाई गई है उनको मुकम्मल करना है। पहले सबसे पहले वही तो करेंगे। कोई हॉस्पिटल बन रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में तो अधूरा नहीं छोड़ सकते, उसको पैसा इस साल भी रखना है जब तक वो मुकम्मल ना हो। उसको ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हम कहेंगे। तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स पे पहले उनको देनी है प्रेफरेंस, उसमें से जितना बचे तो फिर आपको दे देंगे, हमें दे देंगे, फिर हमें मुतमईन करेंगे। शकील साहब, यहाँ पर एक छोटा सा सवाल मेरे जहन में आया कि जो हर साल का बजट होता है जी, सेंटर कुछ पैसा देती है, कुछ पैसा हमारा खुद का होता है, और फिर जो कम पड़ता है वो हमें कर्जा लेना पड़ता है। क्या हर साल ये कर्जा लेना पड़ता है या कोई साल ऐसा होता है जहां पर हम सेल्फ सस्टेन कर पाते हैं, या कभी हम कर पाएंगे सेल्फ सस्टेन? अभी तो ऐसी सूरत नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि हमारी जो जनरेशन ऑफ रिसोर्सेज है उस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। उसको ग्रेजुअली हम उसको पार कर सकते हैं, एकदम से नहीं। देखिए, ये सारी एस्पिरेशन के साथ मुलाजमीन की सैलरी आप रोक नहीं सकते हैं, पेंशनर्स की पेंशन आप रोक नहीं सकते, और इसी तरह से जो अखराजात लाजमी तौर पे आपने उठाना है उसको कम नहीं कर सकते हैं। और इस तरह कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आपको करना है, लोगों को काम पर लगाना भी, उसमें रोज़गार के मौके भी फराम होते हैं ना। जितना आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर, उसी से तो रोज़गार भी मतलब पैदा होता है। तो उसके लिए लाजमी है, मुझे आज तक नहीं लगा कि किसी एक साल बजट में ऐसा नहीं हुआ है कि बोरोइंग्स नहीं हुई है। बोरोइंग्स होती आई हैं, और अगर आप आज देखेंगे कि हमारे उस बच्चे पे जो अभी अभी पैदा हुआ है उस पे भी कर्जा उठाया हमने तो वो कर्जा जो है हमारे जो पुश्तों को वो अदा करना होगी, और अभी हम कर रहे हैं। 1/4 मैंने कहा कि सेंट्रल लेवल पे, मुल्की सतह पर 1/4 हिस्सा सिर्फ डेट सर्विसिंग में चला जाता है, और यहाँ भी उससे मेरे ख्याल में 10% ऑफ द बजट जो है वो डेट सर्विसिंग में चला जाता है, जितना हमने पीछे से
उठाया हुआ है कर्जा, उसका इंटरेस्ट, उसकी किस्तें जो वागुजार हुई हैं, उनको अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें चला नहीं जाता हो है। पाता तो आज मुझे नहीं लगता है कि ये जो है, और इसमें कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है। आप बोरोइंग लेते हैं और ये तामीर ये उन उमूरात के लिए लेते हैं जो फलाही है और या फिर लोगों की भलाई के लिए है। तो ऐसा कर सकते हैं हम। लेकिन क्या सेल्फ सस्टेन जम्मू कश्मीर कर पाएगा कभी, या कर सकता है, या करने की हम में उतनी सलाहियत है? कहाँ पर हमें काम करने की ज़रूरत है जहाँ पर हम सेल्फ सस्टेन हो जाएं? देखिए, हर एक बजट में और हर एक हुकूमत का यही मतलब मोटिव रहता है, एम रहता है, ऑब्जेक्टिव होते हैं कि हम सेल्फ सस्टेनेंस पैदा करें। ये सेल्फ सस्टेनेंस हमें जो हमारी सोसाइटी है उस लेवल पर हमें करना है। यानी लोग जो है वो रोज़गार की तरफ माइल हो जाएं, उनका रोज़गार बढ़े और उनको काम पर लगे, कुछ कमाए और फिर खाएं। जब लोग आपके जो है कंफर्टेबल होंगे तो फिर हुकूमत भी कंफर्टेबल रहेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो सेल्फ सस्टेनेंस की बात आप कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है, लेकिन उस वक्त हमारे अखराजात भी बढ़ जाएंगे। जैसे अभी आप ने सुना होगा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक नारा लगाया था कुछ साल पहले कि मैं इसको 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर ले जाऊंगा। अभी तो 5 ट्रिलियन हमने अचीव नहीं किया है, कोई 4.5 करोड़ 4.5 जो ट्रिलियन के करीब हम आ गए हैं। लेकिन इतना बड़ा मुल्क और इतनी बड़ी आबादी, इसके लिए 5 ट्रिलियन कुछ नहीं है। दरअसल जो अच्छा खासा जो निज़ाम कायम करने के लिए 25-30 ट्रिलियन इकोनॉमी का होना बहुत लाजमी है। तो 25-30 ट्रिलियन से हम बहुत पीछे हैं, अभी 5 भी नहीं कर पाए हैं, और 5 कर भी गए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन सेल्फ सस्टेनेंस के तौर पे आमदन के जराए आपको बढ़ाना पड़ेंगे। आपको ऐसे मौका पैदा करने पड़ेंगे जिसमें खुद रोजगारी के लिए, मतलब जो इन्हिसार अपना आपका एंटरप्रेन्योरशिप का हो। और इसी तरह से हमने ये फोकस जो होना चाहिए इकोनॉमी का, वो होना चाहिए कुछ एरियाज़ पे जहाँ अभी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो है, एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर, वो सर फहरिस्त है। अगरचे उसमें बहुत कमी आई है जो वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी मतलब जो हम तमाम लोगों की आमदन को समेटे और उसका हिस्सा जो है एग्रीकल्चर का क्या है। एक ज़माने में अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 47 के आसपास की बात मैं कर रहा हूं, तो 65% जो contribution to our GDP was from agriculture and allied agriculture 65%। अब ये गिरते आज 20% पर सिमट गया है। लेकिन यहाँ से जो है दूसरे सर्विस सेक्टर जो है वो उसने उछाल ले लिया है। पहले सर्विस सेक्टर कोई मसला नहीं था, लेकिन आज सर्विस सेक्टर भी एक बहुत बड़ा सेक्टर बन गया है। और कोई 58% के करीब जो है वो चला गया है। तो मैं समझता हूँ कि जो मतलब ये चीज़ें जो है जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर सेक्टर ये सरफहरिस्त होना चाहिए। दूसरे नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, जो इंडस्ट्री आपकी है। और इंडस्ट्री में भी मैन्युफैक्चरिंग, उसमें भी 2 पार्ट है, एक सर्विस सेक्टर भी तो इंडस्ट्री में ही आता है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है, जैसे अभी नारा चला है मेक इन इंडिया, और ये महसूस हुआ पूरे मुल्क में कि नहीं जी हम सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। सर्विस सेक्टर क्या होता है, चाइना से माल लाया, यहाँ पे बेचा और यहाँ उसको थोड़ा सा उसको नट बोल्ट बना दिए, वो मतलब सर्विसिंग करके उसको दे दिया। लेकिन खुद तो आपने नहीं बनाया ना। लेकिन अभी एहसास हुआ है कि नहीं, मेक इन इंडिया की तरफ हमें ध्यान देना पड़ेगा। डिफेंस इक्विपमेंट से लेके बाकी जो लाजमी जो चीज़ें हैं लोगों के इस्तेमाल की, वो सब हमने मैन्युफैक्चर मुकामी तौर पर करनी है। यही सोच अगर रियासी सतह पर हो कि हमें मेक इन जे&के करना है, तो जो आप कह रहे हैं कि सेल्फ सस्टेनेंस, उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे इंशाल्लाह। ये ज़रूरी है। यहाँ पर आपसे एक और छोटा सा सवाल, ये जो आपने बात कही कि हम सेल्फ सस्टेन होने के लिए अगर इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दें, मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाए, लेकिन फिर हम मारे जाते हैं कि हमारे पास रॉ मटेरियल की जो अवेलेबिलिटी नहीं रहती,
उसको हमने ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, उस पर भी पैसा खर्च होता है। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में एक स्कीम चली है, अच्छा, उसको हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत उन्होंने नाम दिया है। और उसके जो भी आर्किटेक्ट्स हैं यहाँ मकामी सतह पर, आर्किटेक्ट्स उसके एडमिनिस्ट्रेशन में मेरे ख्याल में चीफ सेक्रेटरी साहब ने लीड लिया है, और फिर मिस्टर शैलेंद्र कुमार हैं जो एग्रीकल्चर में हमारे थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो उन्होंने ये स्कीम बनाई है। लेकिन ये इस तरह से कंसीव हुई है, मैं कह रहा हूँ आइंदा वक्तों में ये एक गेम चेंजर होगा जम्मू कश्मीर के लिए। कैसे? उन्होंने ये स्कीम 29 प्रोजेक्ट्स के साथ जोड़ी है, और ज़्यादातर ये रूरल डेवलपमेंट के हवाले से है। हमारा जो एग्रीकल्चर का मसला है, उसमें जो भी आप काम करेंगे, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको हम फॉर्मल सतह पर लाए, एग्री एंटरप्राइजेस का क़याम अमल में आएगा। अच्छा। हमारा जो है फार्मर अभी तक जो है वो सेब उगाता था, और सेब उगाते फिर उसका ठेका देता था, बेच देता था या क्या करता था। लेकिन अभी इस स्कीम के तहत उस सेब को खुद से पलक करके, फिर उसका पैकिंग करके, उसकी ग्रेडिंग करके, उसका सब कुछ करके, और उसको आप सीए स्टोर में भी रख सकते हैं। उसके लिए भी इसमें इंतज़ाम है, वो भी बना सकते हैं, और फिर उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। जैसे हमारा सेब में आज भी कर्ड फ्रूट जो है वो 40% के करीब कल हो जाता है। कल मतलब जो खुद गिर जाता है, बिल्कुल, तो गिर के फिर वो ज़ाया हो जाता है नीचे। लेकिन अगर हमारे पास उसी फार्मर को वो सहूलियत होगी, उसका प्रोसेसिंग प्लांट लगा होगा जहां पे वो उसका फल इस्तेमाल प्रोसेस करेंगे, तो वो एंटरप्रेन्योर बन गया। बिल्कुल सही। इसी तरह से हमने भेड़ पालन में, आप सोचिए जहां राजस्थान से हमारे लिए जो भेड़ आ जाते हैं, वहां पे आपके पास कुछ मतलब बहुत बुशेस होती है, छोटी छोटी बुशेस होती है। आप कहीं भी चले जाओ, हमारे पास इतने मेडोज है यहाँ पे, ग्रेजिंग के लिए कितना वो है। हम तो पूरे मुल्क को भेड़ सप्लाई कर सकते हैं अगर उसकी तरफ ध्यान। लेकिन इस हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर प्रोग्राम में वो भी है, इसमें डेयरी भी है, इसमें आपका फिशरीज भी है, हर एक चीज जो भी आपके 29 तो एक अभी ये इन्फेंसी में है। इसमें इसके खदोखाल उसको ठीक दुरुस्त करने में टाइम भी लग जाएगा। लेकिन जब ये स्कीम पूरी तरह से लागू हो जाएगी और आमदन के जराए जो लोगों को बनेंगे, अभी मैंने पढ़ा ट्रिब्यून में, परसों ही मैंने पढ़ा कि 92,000 हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड अंडर दिस स्कीम। बहुत खूब। और ये लिंक्ड है कहाँ पे, आपको क्रेडिट फ्लो के साथ भी लिंक इसका है कि आपको पैसा भी मिलेगा वहाँ से, कितना कर्जा मिलेगा, फिर सब्सिडीज है, अपफ्रंट सब्सिडीज, और उसमें फिर इंश्योरेंस भी है। बहुत तो ये बहुत बड़ी स्कीम है, और इसकी तरफ मेरे ख्याल में हमें ध्यान देना बहुत ज्यादा से ज्यादा। और कल हमने बात की चीफ मिनिस्टर साहब से, ये जो मिशन मोड में आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो कल जो प्री बजट कंसल्टेशन कल हुई, उस पे हम बात करेंगे। और खूबसूरती से इन्होंने स्कीम को अच्छे से इलॉबरेट किया, और अल्लाह करे कि इसको जमीनी सतह पर अमलाने की पूरी कोशिश हो। अब हम मेरे ख्याल से आपसे बातचीत जरूर करेंगे, सिलसिला आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं नाज़रीन मोहतरम एक वक्फे के लिए। वक्फे के उस पार बहुत सारी बातें बाकी है। अब की सर्दियों में सब सेट रहेगा। 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 खाइबर ओपीसी ग्रेड 53 सर्दियों में भी मजबूती से सेट हो जाए तो आपके सर्दियों में मकान, दुकान, डैम सब सेट रहेंगे। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे.एन.के। बजट के ताल्लुक से हम लोग बात कर रहे हैं। रवा साल जो बजट रहा, इस पर भी बात हो रही है, और आने वाले वक्त में जो बजट पेश किया जाएगा, इस पर क्या क्या उम्मीदें हम सब की वाबस्ता हैं, उस पर भी बात होगी। और बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट है आज के इस प्रोग्राम में। आप हैं सईद शकील कलंदर साहब, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं फेडरेशन चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर के, और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स है MSME के, उसके भी आप जम्मू कश्मीर का जो चैप्टर उसमें एक मेंबर रहे, अहम मेंबर रहे हैं। MSME के ताल्लुक से आपसे जानने की कोशिश करें
करेंगे जो कि फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है आपका। देखिए हर एक बजट जो हर साल पेश होता है, पिछले साल भी मतलब इस साल मतलब 2025 में जब बजट पेश हुआ उसमें भी ये कहा गया जो MSME है वो इकॉनमी की बैकबोन है। और जब हम इसको फिर ज़मीनी सतह पर देखते हैं, कुछ ऐसे नए स्टार्टअप्स, उन्हें क्रेडिट और कॉम्प्लायंसेस का सामना तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम फिर ये देखते हैं कि ये जो बैकबोन है, कहीं इसी बैकबोन को जिसको हम सपोर्ट कहते हैं, इसी को फिर सपोर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ती। आप क्योंकि आपने ज़मीनी सतह पर ये मामला देखे। देखिए मैं मुख्तसर अल्फाज में आपको ये कहूँ कि 1975 तक यहाँ पे कोई तस्वुर नहीं था कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को हमें बढ़ावा देना है। पॉलिसी नहीं थी, कोई ख़ास पॉलिसी नहीं थी। हुकूमत समझती थी कि अगर कुछ किया जा सकता है तो वो पब्लिक सेक्टर में किया जा सकता है। चुनाची यहाँ पे कुछ सिल्क फैक्ट्रीज़ या उस तरह की जो है वूलन फैक्ट्रीज़ जो आई या ज्वेलरी मिल्स आ गई हैं वो पब्लिक सेक्टर में आ गई। कारखाना तो है, गवर्नमेंट नहीं तो है कारखाना। हालांकि आज का एक नारा है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू डू बिजनेस, ये प्राइवेट लोगों के लिए छोड़ा जाना चाहिए। 78 में हमारी पहली पॉलिसी बनी जो एक मरबूत पॉलिसी बनी जो शेख साहब के ज़माने में आई और उससे मतलब मुतासिर होकर यहाँ के नौजवान रागिब हुए इंडस्ट्री की तरफ। फिर 1989 में एक हमारा मरहला आ गया तो ये सारा जितने भी बने थे 39,000 के करीब वहाँ पे कारखाने लग चुके थे उस वक़्त, तो वो ख़राब हो गए। और पिछले 35 साल के दौरान जो है यहाँ पे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा जो इंडस्ट्री एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उनको, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा था कि उनको बिजनेस इंटरप्शंस, फोर्स्ड बिजनेस इंटरप्शंस करना पड़े जो 2500 दिन के करीब है। मतलब अगर पिछले 35 साल का हम तखमीना ले लें तो 2500 दिन उनको कारखाने बंद रखना पड़े। अच्छा। चाहे कर्फ्यू हो या फिर स्ट्राइक्स या उस तरह के जो लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम थी। और लेकिन उसके बावजूद मैं आज कहूँ कि 40,000 कारखाने जो है आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं। अच्छा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिनका ज़मीनी सतह पे जो अपना एसेट है, जो इंडस्ट्रियल एसेट्स हैं, चाहे प्लांट एंड मशीनरी के हवाले से हो या फिर बिल्डिंग्स के हवाले से, लेकिन वो डिस्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में है। और ज़ाहिरी तौर पे ऐसे हालात में कामयाब कौन हो सकता है। मैंने एक दफ़ा यहाँ फ़िक्की की एग्जीक्यूटिव मीटिंग लगी थी तो हमें भी बुलाया गया था एक खुसूसी तौर पे। तो वहाँ पे मैंने पूछा था, वो कैप्टन्स ऑफ इंडियन इंडस्ट्री थे, मैंने कहा ये हालात हमसे हुए, हमारे साथ हुए, क्या आप में से कोई जिंदा रहे? कहता हम नहीं कर पाएगा कोई नहीं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं कर सकते हैं हम। तो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से आज तक नहीं आया जो लाजमी तौर पे आना चाहिए था। देखिए कोविड में डिस्ट्रप्शंस हुए बिजनेस के, लेकिन मुल्की सतह पे सोचा गया कि नहीं, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन या कोई स्कीमें जो है लाई जाए बिजनेस तबके के लिए, और लाई गई। लेकिन हमारे लिए किसी ने नहीं सोचा। ये एक मसला है। आज की तारीख में भी रियासती इस हुकूमत के पास जो मुद्दा है वो इनकी बहाली का है, इनकी अपस्केलिंग का है। और मैंने ये कहा है कि अगर आप इन 40,000 कारखानों पर थोड़ी सी तवज्जो दें, ये कुछ नहीं चाहते आपसे, ये चाहते हैं कि आप जो अभी एक चलन हुआ है कि इनको काम चाहिए, बेशतर काम पे इनको लगाया जाए। लेकिन हमारे पास जो अभी हमने बजट के हवाले से जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की कि हम जी खर्चा कर रहे हैं, आपको मैं बताता चलूं कि पिछले 6 साल में पॉलिसी चेंज हो गई, पब्लिक प्रोक्योरमेंट जिसको कहते हैं, यानी इदारे जो है वो किन से खरीदारी करें, वो सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया। और यहाँ के जितने मकामी सनतकार हैं उनको बेदखल किया गया है। मतलब उनके पास काम नहीं है, जबकि बाहर का कोई बंदा है वो हमारे काम कर जाता है। तो इसको बदलना बहुत ज़रूरी है। कल मुशावरत जब हुई तो हमने इस पर बहुत ज़्यादा मतलब इस पर किया, और इससे पहले ही शुक्रगुजार है उमर अब्दुल्ला साहब के, क्योंकि पिछले साल में कई मीटिंगें हमने की उनको, और ये कहा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी को बदलना बहुत ज़रूरी है, प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को भी उसमें सही तौर से लाना है। तो उन्होंने रिव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जो है ऐलान पिछले महीने ही कर दिया है, और अभी उस पर बात हो रही है। और मुझे पूरा मतलब भरोसा है
कि उसमें इस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को इस तरह से बनाया जाएगा ताकि मकामी सनतकारों को काम मिले। वो नहीं चाहते हैं कि आप ओवर एंड अबव हमें कोई प्रेफरेंस दे, प्राइस प्रेफरेंस भी नहीं चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं हमें काम दे और हमें एंगेज करें। अगर उनको एंगेज किया जाता है, मैंने ये भी वादा किया है कि अगले 5 साल में ये इंडस्ट्री और मजीद 3 लाख लोगों को रोजगार फराहम करेगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और इसी तरह से जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडस्ट्री के हवाले से, हमारे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है। देखिए, नौकरियां तो आप किसी को दे नहीं सकते हैं, अभी भी हमारे पास 5.5 लाख के करीब जो है मुलाजमीन है, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो और उसमें ऐड करना ठीक है। कई एरियाज में टेक्नोक्रेट्स हैं आपके मेडिसिन में या दूसरे ऐसे में जो इदारे हैं उनमें तो जरूरी है, लेकिन हर एक को उसमें मतलब गवर्नमेंट नौकरी में लाना नहीं है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी, इंडस्ट्रियल एस्टेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और ये चीज़ें हमने कल उनके सामने रखी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को आप लाइए, और जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी एजिंग है, उसको भी दुरुस्त करिए। और दूसरी चीज़ें जो है उसके साथ में ये प्रोक्योरमेंट का मसला है, रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्री है। अगर वायबल है कोई इंडस्ट्री उसको रिवाइव करिए, अगर नहीं है उसको एग्जिट दे दीजिए। तो कोई और आके उसमें ब्लड इन्फ्यूजन करेगा, इन्फ्यूजन करके जो कैपिटल इन्फ्यूजन आ जाएगा तो उससे वो बढ़ जाएगी। और हाँ, ऐसा है कि हम compete नहीं कर पाएंगे, जो एडवांस्ड जो हमारे इंडस्ट्रियली एडवांस्ड स्टेट्स में काम करने वाले लोग हैं उनसे आप कहेंगे कि मैं compete कर पाऊँ, नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने ये कहा है कि उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट इक्वलाइजर देने हैं। जैसे इन्होंने SGST रिफंड दे रहे हैं, हमने कहा नहीं, इसको GST वैल्यू एडिशन का रिफंड आप रिएम्बर्समेंट दे दीजिए। इंटरेस्ट सबवेंशन, थोड़ा सा कर्जा जो है एक कम इंटरेस्ट पर अगर हो और थोड़ा सा उसमें जो है गवर्नमेंट भी अपने ऊपर ले ले तो ये इंडस्ट्री चल सकती है। इसी तरह से जो हमने कल उनको मतलब सुझाव दिए इंडस्ट्री के हवाले, वो सारे प्रोडक्शन लिंक्ड है। जैसे SGST वही देगा, टैक्स वही देगा जो काम कर रहा होगा कारखाना, इंटरेस्ट वही देगा जो काम कर रहा होगा। इसी तरह से हमने कहा कि आप लेबर लिंक्ड इंसेंटिव्स दे दिए, प्रोविडेंट फंड जो हम लेबर को देते हैं उसको आप ले लीजिए कुछ सालों के लिए, ताकि ये फॉर्मल सतह पर हमारी लेबर जो है वो रजिस्टर हो जाए और आगे चलती रहे। और इस तरह से सोलर एनर्जी के लिए हमने जोर दिया कि एक ग्रीन एनर्जी हमें चाहिए। और बहुत सारे सुझाव इस तरह के दिए गए हैं। और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे टूरिज़्म के हवाले से उन्होंने बात की कि टूरिज़्म में उनको किस तरह के इंटरवेंशंस चाहिए होंगे। लेकिन इंडस्ट्री के हवाले से हमने मुकम्मल पेपर दिया और उससे पहले हमने एक पूरा जो सजेशंस दी हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए। और वो इस तरह से हमने दे दी कि हमने पूरे कश्मीर में जितने भी बिजनेस लीडर्स हैं उनको जमा करके, मुज्तमा करके, फिर उनसे राय लेके ग्रास रूट्स से हमने कहा कि नहीं जी ऐसा नहीं। पहले हमने उनकी छानबीन, हमने कहा कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। तो हमने अपने लोगों को कन्विंस किया कि हमें किस तरह की पॉलिसी होगी, वो मांगना चाहिए जो 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 कर सकते हैं है गवर्नमेंट। तो उस हवाले से हमने वो पेपर दे दिया उनको और उम्मीद है कि वो पास भी हो जाएगा, नहीं अप्रूव भी हो जाएगा, क्योंकि उसमें कोई ऐसी इरेशनल बात कही गई नहीं है। तो इसी तरह से बाकी जो टूरिज्म को सेटबैक मिला तो वो चाहते हैं कि हमें इसको थोड़ा सा कुछ गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलना चाहिए। इसी तरह से दूसरे जो हमारे एरियाज़ हैं उसमें, लेकिन लाजमी तौर मैं फिर से कहूँगा ये हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर हुकूमत को ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। और कल हमने उनको बात की कि ये मिशन मोड में ले लीजिए आप, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आइंदा वक्तों में हमारा टर्न अराउंड करेगा इकोनॉमी को। और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सेल्फ सस्टेनेंस, क्योंकि हमारे पास भेड़ अगर यहाँ पैदा हुए तो आपका इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो हो गया, बिल्कुल सही। अच्छा, बैलेंस ऑफ ट्रेड बहुत ज़रूरी है। 47 से पहले हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारी तरफ टिल्टेड था 1:3 मतलब 1 रुपए का सामान हम इंपोर्ट करते थे तो 3 रुपए का बाहर बेचते थे। बहुत खूब। और आज तो सारा हमारा डिपेंडेंस अब हो गई है इंपोर्ट्स पे। बिल्कुल सही। तो और इसको दुरुस्त करना बहुत जरूरी है। ये हमारा नेशनल हाईवे बंद हो जाता है तो हमारी यहाँ की हालत खराब हो जाती है। इस पर और मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ नाज़रीन मोहतरम, हमारे दूरदर्शन से आप जानते हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम पेश किए जाते हैं। खास पेशकश हमने तैयार की है, ये एक
लाइट म्यूजिक का प्रोग्राम है जो हम आपकी खिदमत में बहुत जल्द पेश करेंगे। इसका एक प्रोमो हमने तैयार किया है, आपको ये प्रोमो दिखाएंगे और उसके साथ साथ एक और प्रोमो भी है जो सूफी सदा का है। ये सूफी सदा जो प्रोग्राम है वो चलेगा 27 तारीख से, आप हमारा ये प्रोग्राम देख पाएंगे। सूफी सदा प्रोग्राम जो है ये म्यूजिकल प्रोग्राम है, हर दिन 27 तारीख से चलेगा शाम 9 बजे, आप इसे ज़रूर देखें। लेकिन उसके साथ साथ ये जो मिज़राब का हमने प्रोमो तैयार किया है, जो प्रोग्राम बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा, आइए देखते हैं पहले वो प्रोमो। नाज़रीन, आपने ये प्रोमो देखा और प्रोमो से ही आप समझ गए होंगे कितना शानदार प्रोग्राम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं हम। बहुत जल्द ये टीवी पर आएगा और आप इसे एंजॉय करेंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। लेकिन उससे पहले 27 तारीख से जो प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं वो है सूफी सदा। उसे आप हर रोज़ 27 तारीख से रात 9 बजे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पाएंगे, एंजॉय कर पाएंगे। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सईद शकील कलंदर साहब से, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हमारे फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के। शकील साहब, हमारे यहाँ अब पिछले साल का बजट जो 2025 पेश किया गया, रवा साल का बजट जो चल रहा है, अब जो नया बजट आना है, किस चीज़ से उम्मीद हम लगा के बैठे हैं? कैसे हम अपने आप को जो ना वो खुशी के माहौल में देख पाएंगे? कैसे? मैं समझता हूँ कि अभी कंसोलिडेशन का वक्त है जी। जितना हमारा जो बिखर गया है उसको सिमटने का वक्त है। और इसमें जो है इंडस्ट्री के हवाले से बात करें तो जैसे मैंने कहा कि 40,000 कारखाने हैं, उसको हमने अटेंशन देना पड़ेगा। और इसी तरह से जो है आपके दूसरे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके रोज़गार के मौका मैसर हो सकते हैं, उस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। और क्योंकि हमारे पास यहाँ बेरोज़गारी जो है वो बहुत हद तक बढ़ गई है और उस पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो है हमारे फलाही काम जो है और पब्लिक इंटरेस्ट के जो काम है उसकी तरफ ध्यान देना, हॉस्पिटल्स का निज़ाम जो है वो दुरुस्त करना, एजुकेशन का निज़ाम दुरुस्त करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एनवायरमेंटल जो डिग्रेडेशन हुई है, जो अभी शुरू में आपने बात की, जिसकी वजह से हम इतना मतलब चिल्ला कलान के इस पार आते आते भी इंतज़ार करते रहे बर्फबारी का। तो ये सारी जो है ये क्लाइमेट चेंज की ये बात है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो है इस पर हुकूमत को तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ कि पैसा कितना भी आप खर्च करें, लेकिन आप सबसे पहले जो ज़रूरी है कि आपको पहले तय करना पड़ेगा कि हमारे लिए बहुत हमारी आइंदा जो नस्लें हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो कहाँ पे हमने अगर ये लॉपसाइडेड डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए।
बेतहाशा हम जंगलों को काट रहे हैं और उस पर कंक्रीट जंगल बना रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पॉलिसीज जो है वो मुरतब करना बहुत बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ कि हर एक चीज़ में आपको पॉलिसी मुरतब करना पड़ेगी या फिर उसको रिव्यू करना पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे मिनरल पॉलिसी हो, चाहे दूसरी पॉलिसी जो है आपके कंस्ट्रक्शन की पॉलिसी, उसको दुरुस्त करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब, आज के इस शुमारे में आपने अपना वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं जो कल आपने कंसल्टेशन सीएम के साथ की है उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, जो बजट पेश किया जाएगा इंशाल्लाह। और नाज़रीन मोहतरम, हमें बायो इकॉनमी पर आप फोकस करना पड़ेगा। जब तक हम बायो इकॉनमी की बात नहीं करेंगे तब तक हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर एग्रीकल्चर से ही जो सबसे बड़ा मेजर पार्ट हुआ करता था हमारी इकॉनमी का, वो एग्रीकल्चर से था, वो बहुत कम हो चुका है। तो हमें उस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए कोशिश करें कि बायो इकॉनमी की बात करें और बायो इकॉनमी को ही बूस्ट करें। शकील साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं चाय की चुस्कियों के साथ आपने एक प्रोग्राम एंजॉय किया। हालांकि इकरा चाय पी ही रही है, वो भी चाय की चुस्कियों के साथ ही इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रही थी और आज भी हमने इस प्रोग्राम को एंजॉय किया। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। इंशाल्लाह कल सुबह ठीक 8 बजे आपसे होगी मुलाकात। जब तक के लिए दीजिए इसी अपनेपन के साथ इजाजत की। आप अपना ख्याल डेस रखेंगे, खुश रहेंगे और हर तरफ खुशहाली फैलाएंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।